बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है जी जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन जो होती है, हमने इसका ये जो टॉपिक है, ये हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ हुआ है गैसेस के बारे में। ठीक है, हम गैसेस के बारे में कल इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी गैसेस की जो दरमियान में जो पार्टिकल्स जो एटम्स के दरमियान में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े इजीली जो होता है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी को हमने जो है वो इसका एक लॉ हमने पढ़ना है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। बॉयज़ लॉ हम पढ़ चुके हैं। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बॉयज़ लॉ क्या था? बॉयज़ लॉ ये कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ से हमने निकाल लिया था V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लगा के हमने Kp। ठीक है, K/P, और यहाँ से हमारे बात निकली कि Vp इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने इक्वेशन जो थी वो निकाल ली थी। अब दूसरी इक्वेशन जो आती है वो हमने दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जी चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो था वो क्या किया हुआ था, कांस्टेंट किया हुआ था। और यहाँ पर हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक हमारे पास एक और लॉ आता है जिसको हम कहते हैं जी एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एवोगैड्रोस लॉ जो होता है वो क्या होता है, जितने उसका वॉल्यूम होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। ये n क्या है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, n जो होता है वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 उसके एटम्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ से हमें मिली हैं 3 इक्वेशंस, एक ये वाली इक्वेशन, दूसरी ये वाली इक्वेशन और तीसरी ये वाली इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो ये 3 इक्वेशंस जो हैं, इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं, अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने क्या कर लेना है, मर्ज कर लेना है, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, सबके बात में बारे में किस बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वॉल्यूम जो गैस का होता है वो क्या होता है, वो वही ऑब्टेन करता है जो उसका कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर वो जो गैस है वो पाई जाती है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर। सो वी क्या था, वी इज ये सारे के सारे क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके क्या क्या था, एक तो n था, नंबर ऑफ मोल्स थे, और दूसरा क्या था, t था, टेम्परेचर था। टेम्परेचर हमें कहाँ से मिला था, चार्ल्स लॉ से। और जो n है ये हमें एवोगैड्रोस नंबर से मिला था। और हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो क्या था, वो था प्रेशर था हमारे पास। ठीक है, ये आ गई। ये हमारे पास जो है वो इन तीनों की जो है वो चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और क्या कहते हैं उसको, एवोगैड्रोस नंबर जो है, या एवोगैड्रोस लॉ जो है उसके इक्वल हमने जो है वो सारे की सारी ये इक्वेशन जो है हमने इक्वेट कर ली है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी v इज इक्वल टू, इस k को हमने जो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको हमने हटाना है। हम कहेंगे जी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टी यहाँ पर हम यूज करेंगे एन टी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें से अब हमने क्या करना है कि हम कह देते हैं कि v इज इक्वल टू आर एन टी/p। अब ये जो r है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या दैट इज द कांस्टेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, या इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमने जो है वो ये आ गया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रा थोड़ी सी और प्यारी सी बन जाए, ज़रा हमें देखने में प्यारी लगे। ठीक है, एक जैसी बराबर दोनों साइडें हो, तो हम क्या करेंगे, ये p है, उस p को हम इस साइड पे जाके क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। पी वी इज इक्वल टू आर
एन टी। ठीक हो गया। अब यहां से हमारे लिए एक और नई डेफिनेशन बनती है जिसको हम कहते हैं जी, एक और नई डेफिनेशन बनी जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमने लिया जी आइडियल गैस की डेफिनेशन। आइडियल गैस की डेफिनेशन ये बनी कि आइडियल गैस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, और इसके साथ क्या है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं और साथ में क्या आया था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है आपके पास, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सो यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई। ठीक है, आइडियल गैस तो वो होती है जिसके अंदर जो होता है, आइडियल गैस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इन विच ऑल द कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, उनके दरमियान में जो स्पेसेस मौजूद होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एंड देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर और अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, हमने इसको आइडियलाइज किया होता है। ठीक है, और इज इन सच अ गैस all the intermolecular energy is in the form of kinetic energy, and any change in their internal energy is accompanied by a change in the temperature। टेम्परेचर की वजह से जो भी इनके अंदर तब्दीली आएगी वो टेम्परेचर की वजह से आएगी, वैसे उसके अंदर जो तब्दीली होगी वो ड्यू टू काइनेटिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से नहीं आ रही। जो हम बाद में बिहेवियर पढ़ेंगे गैसेस का, वो नॉन आइडियल जो होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हम आइडियल के लिए बात कर रहे थे, ये आ गया। अब हमने जो है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज ली थी, ये वैसे लिखा हुआ है। अभी इस सिचुएशन में उसने क्या कहा है कि व्हेन टी एंड, अब हमने यहाँ से अगर आपको ये चीज दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसमें से आप बॉयल्स लॉ को निकालें, ठीक है, बॉयल्स लॉ को प्रूव करें, और फिर आप चार्ल्स लॉ के बारे में बताएं कि जी चार्ल्स लॉ को यहाँ से निकालें, और उसके बाद आ जाता है जी आपको, आपने एवोगैड्रोस नंबर जो है वो भी यहाँ से ही आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिंपली हम क्या कर देंगे, इसके थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर देंगे, हम कह देंगे जी बॉयल्स लॉ यहाँ से कैसे निकल आएगा, हम कह देंगे जी पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है। कैसे, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, टेम्परेचर को कर दिया है कांस्टेंट, टी एंड एल, टी और साथ में दूसरा क्या चीज रखी है, एन, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इस टी को और इस एन को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया बॉयल्स लॉ के लिए। अब चार्ल्स लॉ के लिए क्या था, चार्ल्स लॉ जो था वो क्या कह रहा था, वो कहता ये है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। हम क्या करेंगे, v को वहीं रहने देंगे, v को, और उस p को उठा के फिर नीचे ले आएंगे, हम कह देंगे v इज इक्वल टू यही r और यही n और यही t और डिवाइडेड बाय वही p। बन गया है ना इसमें से चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ बन गया। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमने ऊपर निकाल लिया। अच्छा जी, फिर उसने कहा कि जी एवोगैड्रोस नंबर कैसे निकलेंगे, एवोगैड्रोस नंबर हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कह देना है कि जी एवोगैड्रोस नंबर के अंदर जो होता है, एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो तब जो होता है वो कांस्टेंट होता है, v इज इक्वल टू, हम कह देते हैं r n t डिवाइडेड बाय p। ठीक है, ये क्यों, इसलिए कि जब उसने क्या कहा है कि जब p को और t को हमने क्या कर दिया है, हमने कांस्टेंट बना दिया है, और वो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट इक्वल है v इज इक्वल टू के एन के। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। चले जी आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस हम क्या निकालेंगे, हम कहेंगे देंगे जी 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है बात, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू आर। इसी आर को अभी उसने पी वी को जो है वो उसने इक्वल किया है किसके, अभी ऊपर बताया है, पी और वी को उसने कांस्टेंट किया है, और उस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है पी और
पी और टी को उसने क्या किया है, उसने कांस्टेंट किया है, पी और टी को कांस्टेंट किया है, ठीक है। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू के एन के इक्वल है, ठीक है। उन एन के इक्वल हमने इक्वेट कर लिया 1 मोल के लिए, ठीक है। इसी को अगर आप वेरिएबल लेंगे और इनके अंदर दरमियान में लगा देंगे तो हम कह देंगे आपके पास ज्यादा वैल्यूज हैं, तो P1 V1 इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू R। इसी तरह से हमने कहा T2 और डिवाइडेड बाय T2 दैट इज इक्वल टू R। अब इन दोनों की साइडें बराबर हैं, फिर वही वाला काम करेंगे जैसे हमने जो था वो T1 T2 डिवाइडेड बाय सॉरी P1 V1 V हमने किया था चार्ल्स लॉ के अंदर V1 ओवर T1, ठीक है, इज इक्वल टू V2 ओवर T2 किया था। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कर देंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये यहाँ से ये चीज निकल आएगी। अच्छा जी, अब हमने एक दूसरी जो चीज निकालनी है वो हमने निकालनी है जी आइडियल गैस। आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो आइडियल गैस कांस्टेंट आया था आर आया था ना हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये निकला था। इस आर की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इस वैल्यू जो है इसको एवोगैड्रोस नंबर फाइंड, अब हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो 1 मोल जो है, ठीक है, 1 मोल जो है वो एक आइडियल गैस जो हम लेते हैं, आइडियल गैस एट एसटीडी पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, तो वो किसके इक्वल होती है, सॉरी, वो इक्वल होती है 273.16 केल्विन के इक्वल होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दोनों चीजें, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई हैं। सो ये इसके इक्वल होता है 1 मोल, ठीक है। आगे केल्विन में होता है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी, ठीक है। दोनों चीजें लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, ठीक है। चाहे तो डेसीमीटर क्यूब लगा लें, चाहे तो केल्विन लगा लें, कोई भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके साथ क्या होता है, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है जी, हम वहां से इक्वेट कर लेते हैं। ये था हमारे पास एक मिनट, हमने इक्वेशन निकाली थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन निकाल इसका आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने उसकी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे। हम कह देंगे आर आर इज इक्वल टू पी वी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू क्या आती है 1 एटमोस्फेयर, 1 एटमोस्फेयर लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम अभी बता के आया, पीछे कितना निकाला था हमने 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब, डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, 1 मोल। स्टैंडर्ड में ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड चीजें इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, 273.16 केल्विन। आर की वैल्यू यहाँ से निकली कि नहीं निकली, क्या निकली आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकली यहाँ से 0.0821। अब क्या होगा, अब निकलेगा जी डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर केल्विन, क्योंकि कि ये केल्विन है, और पर मोल एंड पर केल्विन, ये वैल्यू इसकी जो है वो निकल आई। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा है, द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू इज, ये जो आपका जनरल गैस की इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जरूर आती है। आइडियल
गैस की वैल्यू जो है जो आर की वैल्यू है वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, और सम टाइम वो आपको कहते हैं कि इसको इक्वेट करके भी दिखाएं हमें, और एज अ फुल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपके पेपर में आ जाती है। ठीक है, सो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पूछ लेते हैं। ये जो अभी आपको उसने वैल्यूज दी हैं, ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम ये जो आपको वैल्यू आपने अभी निकाली है, हमने कहा है कि जी आर की वैल्यू हमने निकाली है और वो आई है जी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर मोल ये वाली वैल्यू है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अब इसमें हम क्या देते हैं जी, अब हमें पता है कि ये जो डेसीमीटर क्यूब वाला जो है, ये डेसीमीटर एटमॉस्फेयर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि 1 mmHg that is equal to 760, sorry, that is equal to 1 torr। ठीक है, और 1 torr आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जी 760 mmHg के इक्वल होता है, या डेसीमीटर क्यूब ले लें इसका। डेसीमीटर क्यूब mmHg, वॉल्यूम जो होता है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसको अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे? हम उसमें आर में पुट कर देंगे। हम कह देंगे जी 0.0821, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 760 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब बेसिकली हमने इस यूनिट को नहीं छेड़ा, डेसीमीटर को हमने एटमॉस्फेयर वाला जो है उस यूनिट को यूज किया है। ठीक है, ये डेसीमीटर को हमने नहीं छेड़ा, हमने एटमॉस्फेयर वाला जो है उसको चेंज किया है 1 mmHg के अंदर। ठीक है, ये आ जाएगा जी mmHg Hg। ठीक है, अच्छा, Hg के इक्वल आ गया, तो हम कह देते हैं कि ये आ गया हमारे पास। उसी तरह से बाकी यूनिट वैसे ही लगेंगे। आपके बाकी यूनिट क्या है? किलो, केल्विन और पर मोल, वो वैसे के वैसे ही लगेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू आ गई जी 62.4 डेसीमीटर क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल आ गया। अब आपने क्या करना है कि अब आप ये वाली जो mmHg है, ये 1 torr के इक्वल नहीं है ये यहाँ पर, तो अब हम इसको खाली ये लिख सकते हैं 62.4 डेसीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, यहाँ तक हमने इसको ऐसे रख लिया। फिर अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है आपके पास, आपने उसको क्या करना है? अब आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, डेसी कितना होता है? 1000 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आर की, जो कि थी 62.4 डेसीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन और पर मोल। अब वो क्या कर देंगे? हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 626400 सेंटीमीटर क्यूब टोर, क्योंकि डेसीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, पर केल्विन और पर मोल। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास।
अब हमें पता है कि जो इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स हैं उसमें क्या है, उसमें है जी 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टोर, ये हमने पहले भी ऊपर सॉल्व किया है, वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे, और एक बात और, न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल था, और एक जो मीटर होता है 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। सो अब हम क्या कर लेंगे, अब हमें पता है कि n क्या होता है, वो है जी 1 मोल के इक्वल। जो T की वैल्यू है, जो कि टेम्परेचर है, वो होता है जी 273.16 केल्विन, ठीक है। और P की जो वैल्यू है सॉरी, P की जो वैल्यू है वो है इक्वल 1 एटमॉस्फेयर के, और वो 1 एटमॉस्फेयर हम बता चुके हैं, वो 1 एटमॉस्फेयर हमने किसके इक्वल कर दिया है, 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपने क्या कर देनी है, आपने पुट कर देनी है किस फॉर्मूला के अंदर, जो हमने फॉर्मूला लगाया था, R इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर आपने सारी की सारी अपनी क्या कर देनी है, अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। आपकी वैल्यूज इस तरह से पुट हो जाएंगी, ऐसे वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करके क्या हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे, कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पे आ जाती है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन, इनके जो यूनिट्स हैं वो आपने लाजमी इसके साथ लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास इसके साथ क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको पहले बताया था, वॉल्यूम कितना था, ओ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी जी आप लिख लें, वॉल्यूम इसका यहाँ आता है जी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसी डेसीमीटर को हमने इसके अंदर कन्वर्ट किया है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.02414, ठीक है। टू 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 414, और अब ये उसमें थी, डेसीमीटर में थी, तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यही वैल्यू अब आपने इससे नीचे इधर यहाँ लगा देनी है, यहाँ हमने लगा दी थी वैल्यू 0.0414 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आपका था जी n 1 मोल, और 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टी का टेम्परेचर कितना था, 273.16 केल्विन, ठीक है। और यहाँ से आपकी वैल्यू जो होगी वो आर की वैल्यू का आंसर आ जाएगा 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यूज जो हैं वो इसकी आ जाएंगी। एक चीज़ अब इसमें एक और रह गई है, वो ये कि आपने यहाँ से एक और, जब आपके अंदर पास ये वैल्यू आ गई है, तो ये जो न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल जो होता है, ये तो है फॉर्मूला, सॉरी न्यूटन मीटर जो है, न्यूटन मीटर जो है पर केल्विन और पर मोल नहीं आप लेंगे इसमें, ये किसके इक्वल है, ये होता है जी न्यूटन मीटर, खाली न्यूटन मीटर, नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 जूल, एनर्जी के इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है, एनर्जी का यूनिट है। और आपको पता है कि 1 कैलोरी जो होता है, कैलोरी भी जो है वो किसका है, ये हीट का है वैसे यूनिट, 1 कैलोरी जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है। तो उसको मेजर करेंगे तो वो कितने इक्वल होता है, 4.18 जूल के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसी आर की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, 8.3143
नैनोमीटर था ना और किलो जूल पर मोल, तो उसको नीचे रख के 4.18 इसके साथ ट्रीट किया, तो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या निकल आई, आर की वैल्यू आपके पास यहाँ निकल आई 1.989989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। हमने पर केल्विन और पर मोल को नहीं छेड़ा था, वो साथ में मौजूद थे, पर केल्विन और पर मोल। बात समझ आ गई। और ये था आपके पास कैलोरी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है इसकी, ये आपने वैल्यू एज इट इज इसकी याद रखनी है। अब उसने क्या कहा है कि जब हम इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम आपका जो होगा वो किसके अंदर होगा, न्यूटन आर की वैल्यू आपने जो इस्तेमाल करनी है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे जी R इज इक्वल टू 8.3143। अगर आपने जाउल में ही इस्तेमाल करनी है तो वो खाली जाउल ही रहेगा, पर केल्विन और पर मोल। कैलोरी में अगर नहीं लेके जानी तो ज़रूरत नहीं है आप कैलोरी में लेके जाएं, आप उसको पर मोल के साथ या जाउल के साथ भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी फर्दर कन्वर्जन ना करें तो। आगे चलते हैं जी, आगे उसने बात की है अगला जो है वो जिसने कहा कि डेंसिटी कैसे निकालती हैं। हमने अभी बात की जी, पहले हमने क्या निकाला, हमने जनरल गैस इक्वेशन निकाली। जनरल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उधर से ही एनआरटी वहां से ही हमने जो था वो वैल्यू निकाली, वहां से हमने वैल्यू निकाली जी आर की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या कह दिया, आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। यहाँ से हमने आर की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास निकली, कितनी वैल्यू निकली है जी, वो हमारे पास निकली है जी 8.3143 क्या है 813 पॉइंट जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या निकालनी है, अब हमने एक और चीज निकालनी है, यहाँ से निकालनी है जी हमने डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है जी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है जी, डेंसिटी होता है आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम होता है आपके पास डेंसिटी। आपने यही डेंसिटी इसकी भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इस आइडियल गैस की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास है जी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। याद है ये वाला फॉर्मूला, हमने पहले चैप्टर में किया था मोल्स के टॉपिक के अंदर, ठीक है, ये बड़ा ही मशहूर किस्म का है। अब हमारे पास ये वाला जो एन है इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, समझ आ गई बात की, ये वाला जो एन है ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन ओवर एम और आर टी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हम ये करते हैं कि हम इसमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम, प्रेशर का भी हमें पता है, टेम्परेचर का भी हमें पता है, हम पीछे निकाल चुके हैं, उसके बाद हमें वॉल्यूम का भी पता है। तो हमने क्या करना है, इसको वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करना है, हम इस वैल्यू को अरेंज करके कुछ ऐसे से लिख देते हैं। हम कहते हैं जैसे पी और एम, इसको इधर ले गए, पी एम इज इक्वल टू, हमने क्या कह दिया के डी आर और टी। अब ये डी कहाँ से आया भाई, नई चीज आ गई है, ये डी है जी आपका मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस ओवर वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है। चाहे तो ये रो की वैल्यू के साथ ऐसे करके लिख ले और चाहे ये डी के साथ लिख ले, सो हम इसके साथ यहाँ पर डी के साथ लिख रहे हैं। यहाँ से वैल्यू आ गई जी हमारे पास, डी डी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी,
ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हमारी इक्वेट होगी। और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज नोन एज, या इसको डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड मोलर मास डिवाइडेड बाय या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल आई। अब हम बात करते हैं जी, एक हमारी रह गई, अगर हम इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं, हम कहें जी कि हमें डेंसिटी जो है वो इस टेम्परेचर पे निकालनी है, इस टेम्परेचर पे निकालनी है। न्यूमेरिकल्स में अगर आप इसकी वैल्यू को करते हैं जी, एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं जी डी डी इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है डी डी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी हम इस टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं, ये तो हमने एब्सोल्यूट लिया ना, 273.16 या 273 हमने केल्विन लिया था, उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उससे 273 के अंदर हम इस 25 को ऐड कर देंगे, वो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 300 केल्विन, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू को चेंज करके इसका जो है वो डेंसिटी निकाल लेंगे। बाकी वो वैल्यूज उसी तरह से रहेंगी, ठीक है, आपकी जो उसने वैल्यूज आपको दी होंगी न्यूमेरिकल के अंदर, वो वैसे की वैसी रहेंगी। ये बस आपको जो होगा इसमें जो होगा वो चेंज करना होगा। उसके बाद हमने बात करनी है जी, अब हमारा जो अगला बेसिकली टॉपिक था वो हमारा नया टॉपिक था एवोगैड्रोस। एवो एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ अभी तो हमने पीछे पढ़ा जी, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ के आए हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था, ठीक है, वो हम पीछे पढ़ के आए हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अब यही आइडियल गैसेस के लिए तो यही है आइडियल गैसेस। अब हम इसको जो है वो लॉ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं this law explains that equal number of volume, ये equal number of volume of all the ideal gases at the same temperature and pressure contains equal number of moles। ठीक है, ये इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। वही बात हमने वहां पे भी की थी, हमने इसी को जो था वो आर इक्वेशन के अंदर जो था उसको एब्सोल्युटली निकाला था। कैसे निकाला था, हमने कहा था आर 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 इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, आर की वैल्यू जब हमने इक्वेट की थी हमने निकाली थी वहां से पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एन को क्या रखा था, हमने लिखा था जी ये 1 मोल है, ठीक है, ये 1 मोल है। और 1 मोल जो था वो हमने एक और बात भी की थी कि वो 1 मोल है, और वहां पे हमने वॉल्यूम को क्या रखा था, वॉल्यूम की वैल्यू हमने रखी थी वी ओ, वॉल्यूम की वैल्यू हमने क्या रखी थी 222.414 डेसीमीटर क्यूब रखी थी वैल्यू, ठीक है। ये कब रखी थी, जब हम सारी चीजें क्या ले थे, स्टैंडर्ड में ले रहे थे, और 1 हमने एटमॉस्फेयर रखा था, ठीक है, ये इसमें था। तो अब वही मोल जो है वो किसके इक्वल था, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल था या पार्टिकल्स के इक्वल था, ठीक है। ये वैल्यूज अब आपने वहां पर पुट कर देनी है, और इसी तरह से जो है वो आपकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट जो गैसेस है उनकी वैल्यूज निकल आएंगे। एग्जाम्पल में जो है वो आपकी एग्जाम्पल आती है, एग्जाम्पल में जो है वो आपकी आती है जी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हीलियम, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसने क्या कहा है कि हमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक 1 डेसीमीटर क्यूब है जी, 1 डेसीमीटर क्यूब है, उस 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। सेपरेट सेपरेट में है, लेकिन सबका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। The number of the molecules in each will be 2.68 into 10 raised to power 22, वो हो जाएंगे। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय, हमने ये
हमें मिला कैसे ये? हमें ये मिला ऐसे कि उसने क्या कहा था, 1 मोल किसके इक्वल था? 1 मोल था इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल था। और वॉल्यूम जो डेसीमीटर क्यूब में दे रहे हैं वो किसके इक्वल था? डेसीमीटर क्यूब के वो इक्वल था 22414.4 मीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। एक सेकंड, वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एन टी था, ठीक है। सो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.68 इंटू 10⁻22। और ये वैल्यू आपकी जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी आपको, ठीक है। ये इसके अंदर तो रेशो बन गया ऐसे, ठीक है। ये 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ये 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई है? जो भी गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, और आपका आंसर जो है वो इसी तरह से जो है वो निकल आएगा। अब कल जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में। अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कहीं नहीं कर सकते हैं। कल आपके साथ इसकी स्लाइड्स भी जो है वो शेयर कर दी जाएंगी।